नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में मैं महावीर सिंह लैब असिस्टेंट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव जगत में विविधता। तो ये 11th क्लास एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है। नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। ये इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जीव जगत कौतूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी से निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन रूप में उन्होंने सर्वसामान्य विशिष्टता पाई। उसके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। समाज मानवोद्भिद विज्ञान में संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। तो दोस्तों, ये सामान्य परिचय है, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला पेज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हैं अर्नेस्ट मेयर। इनका जन्म 1904 में हुआ, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें 20वीं सदी का क्या कहा जाता है? डार्विन कहा जाता है। इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया था। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20वीं सदी का डार्विन कौन? अर्नेस्ट मेयर। चलिए अब पढ़ते हैं पहले पृष्ठ के बारे में। तो चैप्टर का नाम है जीव जगत। तो जीव जगत में क्या पढ़ेंगे? हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन और पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। तो ये कुछ जीवों के लक्षण होते हैं। जैसे कि वृद्धि करने का भी एक जीवों का लक्षण है। जीव जनन भी करते हैं और पर्यावरण के प्रति संवेदनाओं का पता लगा सकते हैं और उसके अनुकूल क्रिया करने लग जाते हैं। जैसे आपको ठंड लगेगी तो आप कांपने लग जाओगे। इस प्रकार आपकी पर्यावरण के प्रति कुछ अनुकूल क्रियाएं होने लग जाती हैं। तो इस वजह से आप क्या करेंगे? उनसे बचने का प्रयास करेंगे। तो आप सर्दियों के वस्त्र जो है पहनने लग जाएंगे। इस प्रकार कुछ जो हैं जीवों के लक्षण हैं। जैसे वृद्धि करना, जीवों में वृद्धि होती है। हालांकि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, लेकिन निर्जीवों की बाहरी सतह पर वृद्धि होती है, जबकि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। तो चलिए बात करते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। अब हम इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होती है। जीवों का वेट बढ़ता है, साथ में वो अपने नंबर भी बढ़ाते हैं, संख्या भी वृद्धि करती है। ये दोनों वृद्धि के ही द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। तो वृद्धि का मतलब हो गया जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवों में वृद्धि का मतलब क्या है? तो वृद्धि का अर्थ होता है जीवों के भार में और उनकी संख्या में वृद्धि होना। बहुकोष के जीव कोष का विभाजन द्वारा वृद्धि करेंगे। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोष का विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोष का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिक जीव भी कोष का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से भी देखकर कोशिकाओं की संख्या को गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है।
यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। तो निर्जीवों के भार में कैसे वृद्धि होती है? जैसे कि पर्वत या फिर किसी गोलाश्म तथा रेत के टीलों की बात करें तो रेत के टीलों में भी क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में कोई मान लीजिए ये रेत का टीला है, इतना था, तो मान लीजिए दूसरे दिन क्या हुआ, हवा से उड़ के इस पर रेत जम के ये टीला और बढ़ जाता है, तो इसका वेट जो है इतना हो गया, तो इसका भार जो है बढ़ गया। तो इस प्रकार रेत के टीलों में भी वृद्धि हो रही है, इसी प्रकार पर्वतों में भी वृद्धि हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि पर्वतों के ऊपर ऊंचाई गिनी जाती है, ऊंचाई नापी जाती है, उस ऊंचाई के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इसकी लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार जो है रेत के टीले, पर्वत, गोलाश्म आदि निर्जीव पदार्थों में भी क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थ के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है। तो जीवों में वृद्धि जो होती है अंदर की ओर होती है, जबकि निर्जीवों में उनकी सतह पर वृद्धि होती है, जैसे मैंने अभी आपको रेत के टीले के बारे में समझाया। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि वृद्धि तो निर्जीवों में भी होती है और सजीवों में भी होती है। तो हम वृद्धि को सजीवों का एक विशेष गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनकी विवेचना करके ही समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का एक लक्षण माना जाता है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करता है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे कि यीस्ट, हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो दोस्तों मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है जनन में, जनन की जो मुकुलन प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, एक मुकुल बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये कोई जीव है, तो इसमें सबसे पहले एक उभार बनता है एक साइड में। मान लीजिए ये उभार इस प्रकार बन गया, हल्का उभार बनेगा पहले, फिर धीरे धीरे उभार वो बड़ा होता जाएगा। तो इसको दोस्तों हम मुकुल बोलेंगे। ये संरचना जो बाहर की ओर निकली हुई है इसे मुकुल, इसी वजह से इस विधि को मुकुलन कहते हैं। धीरे धीरे ये दो अलग अलग जीवों में बट जाता है। इस प्रकार पर धीरे धीरे ये अलग हो जाता है और ये जीव अलग हो गया और ये जीव अलग हो गया, तो दो जीव बन जाते हैं। इस विधि को मुकुलन कहते हैं, जो कि यीस्ट और हाइड्रा में होती है। जनन की एक ये विधि है। प्लेनेरिया एक चपटाकृमि का उदाहरण होता है, फ्लैटवर्म का। प्लेनेरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है। तो पुनर्जनन का मतलब है दोस्तों रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन भी इसको बोलते हैं हम। तो ये प्लेनेरिया में पाया जाता है। एक बार ये नीट में पूछा जा चुका है। तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी छिपकली की पूँछ कट गई हो और वो कुछ समय बाद आप देखोगे कि पूँछ उसके वापस बन जाती है, उग जाती है। तो वो पूँछ जो है इस प्रक्रिया के द्वारा ही बनती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक पुनर्जनन बोलेंगे उसको, रीजेनरेशन। तो ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है? प्लेनेरिया। एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है इसके अंतर्गत। तो रीजेनरेशन में क्या करता है, एक जीव अपने उस अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल और मोस का प्रथम तंतु भी विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। तो ये भी एक बार नीट में पूछा जा चुका है। फंजाई तंतुमयी शैवाल और मोस का प्रथम तंतु विखंडन विधि से क्या करते हैं? गुणन करते हैं। फंजाई तंतुमयी शैवाल और मोस का प्रथम तंतु। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि क्या होती है? पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या तथा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। तो वृद्धि के बारे में हम बता चुके हैं कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, ये वृद्धि के ही लक्षण हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग में के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि खच्चर, जिसे हम म्यूल भी कहते हैं, जो कि गधा तथा घोड़ी के संकरण से बनता है। अगली बात करते हैं बंध्य मधुमक्खी जो होती है, कामगर मधुमक्खी।
तो बंध्य कामगर मधुमक्खी भी एक ऐसा जीव है जो जनन नहीं कर सकता। अनुवर मादा युगल जो होते हैं वो भी इसी के ही एग्जाम्पल हैं। तो जो जनन नहीं कर सकते उनमें खच्चर, बंध्य कामगर मधुमक्खी, अनुवर मादा युगल। इस प्रकार जनन भी जीवों का एक समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। तो जनन को भी हम जीवों का एक विशिष्ट लक्षण, विशेष लक्षण नहीं मान सकते। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। उपापचयन दो शब्दों से बना है, उपचय प्लस अपचय से। उपचय का मतलब होता है बनना और अपचय का मतलब टूटना। कोई चीज़ जिसमें बनती है या फिर टूटती है उसे हम उपापचय कहते हैं। तो उपापचयन भी क्या है, एक जीवों का एक विशेष लक्षण है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो कि अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं, जो कि लगातार जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिक हों अथवा एक कोशिक, में हजारों उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, चलती रहती हैं। प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखना है। निर्जीवों में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव मानी जाती हैं और ना ही निर्जीव मानी जाती हैं। तो परखनली की जो प्रक्रियाएं होंगी वो ना तो जैविक हैं और ना ही निर्जीव हैं। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं। तो उपापचयी क्रिया क्या माना जाता है, जीवों का एक विशेष लक्षण माना जाता है। जबकि पात्रों में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अवलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हमने अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखाते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल जो है मौसमी प्रजनकों के जनन को भी प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। तो दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल मानव में ही क्या पाई जाती है, स्वचेतना पाई जाती है। तो स्वचेतना का जो लक्षण है केवल मनुष्य में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। स्वचेतना का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मनुष्य को जब गर्मी लगती है तो वो पंखा चला लेता है, लेकिन कोई कमरे में मान लीजिए कुत्ता आकर के बैठ गया और उसको गर्मी लग रही है, तो उसमें ये विवेक नहीं है, उसमें चेतना नहीं है कि वह स्वयं जा कर के उसको चला ले और उसको पता चल जाए कि यहाँ से ये पंखा चलता है। तो स्वचेतना का मतलब हो गया कि खुद, जो स्वचेतना का मतलब जो खुद से ही अपने आप को, अपने विवेक से जो हमको प्राप्त हो रही है वो स्वचेतना है। केवल मनुष्य में ये स्वचेतना पाई जाती है, अन्य किसी प्राणी में स्वचेतना का लक्षण नहीं है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत के समान है। रोगी में स्वचेतना नहीं है। उसमें जो मृत के समान है, जिसके मशीनें लगी हुई है, उसमें स्वचेतना नहीं है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, जैसे कि कोई कोमा में चला गया हो, क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञानी पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जैविक घटनाएं जो हैं अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक क्रिया के कारण है। तो कोशिका में ऊतकों के गुण जो हैं कोशिका में उपस्थित कारकों के कारण ना होकर के उनके जो घटक हैं जिनसे कोशिकाएं बनी हैं उनके कारण होते हैं।
इस प्रकार कोशीय अंगकों के लक्षण जो हैं अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं होकर के अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियातंत्र होता है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की भी क्षमता रखते हैं। तो जीव जो है स्वप्रतिकृति की क्षमता रखते हैं, विकासशील होते हैं, स्वनियमनकारी, खुद का कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, तथा जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की भी क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध हैं, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। अगला है दोस्तों जीव जगत में विविधता। इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, इसके लिए पार्ट 2 आएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 आपको कैसा लगा, वीडियो को शेयर करें यदि आपको ये पसंद आई हो तो, और चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियोज भी मिल सकें। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो जो बनाई गई हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।